मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन स्कूल में मुझसे केवल 3 दर्जे आगे थे। नहीं भाई, पढ़ना उन्होंने भी उसी उम्र में शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। चाहते थे कि इस भवन की बुनियाद बहुत मजबूत पड़े, जिस पर एक आलीशान महल खड़ा किया जा सके। 1 साल का काम 2 साल में कर लेते, कभी कभी 3 साल भी लग जाता है। भाई अगर बुनियाद ही पुख्ता ना होगी तो इमारत कैसे पायदार होगी? वो बड़े थे, मैं छोटा। उनकी उम्र 14 वर्ष, मैं 9 साल का था। मेरी तंबीह और निगरानी का उन्हें पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को अपने लिए कानून समझा। भाई साहब बड़े अध्ययनशील स्वभाव के थे। जब देखो तब कोई ना कोई पुस्तक खोले, उसमें अपना सिर दबाए कुछ ना कुछ लिखते पढ़ते रहते, और शायद इसीलिए बीच बीच में अपने दिमाग को आराम देने के लिए पुस्तकों के हाशियों पर, कॉपियों के पिछले पन्नों पर चिड़ियों, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते था। कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक ही शेर की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, तो कभी कोई ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक दफा मैंने उनकी कॉपी के पीछे ये इबारत लिखी देखी, हाँ पढ़ के सुना। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। कुछ समझे आप लोग? मैं भी नहीं, इसे फिर से पढ़ूंगा। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम 1 घंटे तक। और इसके आगे एक आदमी का चेहरा बना, शायद उन्हीं का था। भाई मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कुछ अर्थ निकाल सकूं, लेकिन असफल था। और भाई साहब से पूछने का साहस मुझ में न था। अरे भाई वो नवी जमात में थे और मैं 5। उनकी शब्द रचना को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात। खैर साहब, भाई साहब से उलट मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटे के लिए भी पुस्तक खोलकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था, और इसलिए अवसर पाते ही मैं हॉस्टल के अपने कमरे से बाहर निकल मैदान में जा पहुंचता। बस एक बार मैदान में पहुंच गए, फिर क्या, कभी कंकरियां उछाल रहे हैं, तो कभी कागज की तितलियां बनाकर उड़ा रहे हैं। और अगर कोई साथी मिल गया, सब तो कहना ही क्या। अब हॉस्टल की 4 दीवारी पर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे कूद रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं, फिर कूद रहे हैं, फिर चढ़ रहे हैं और फिर कूद रहे हैं। तो कभी हॉस्टल के फाटक पर सवार हो, उसे आगे पीछे घुराकर मोटर गाड़ी का आनंद उठा रहे थे। लेकिन हॉस्टल के अपने कमरे में वापस पहुंचते ही भाई साहब का रौद्र रूप देख मेरे प्राण छूट जाते थे। भाई साहब का पहला प्रश्न होता, कहां है? ये प्रश्न हमेशा इसी ध्वनि में किया जाता है, और इसका उत्तर मेरे पास सिर्फ मौन था। न जाने क्यों मुझसे इतनी सी बात न कही जाती थी कि भाई साहब जरा बाहर खेल रहा था,
और बेचारे भाई साहब के पास सिवाय इसके कोई दूसरा चारा न बचता कि रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार है। तो इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर गुना आएगा। अरे अंग्रेजी पढ़ना कोई तुम बच्चों का खेल समझते हो? नहीं, ऐरा गहरा न तू ठहरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। अरे खून जलाना पड़ता है, आंखें फोड़ना पड़ती हैं, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? कहने तो आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात रही। और मैं कहता हूं कि तुम कितने बड़े घोंघा हो कि मुझे देखकर भी समझ नहीं आती। मैं दिन रात बैठा पढ़ता रहता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखा है वहां जाते? रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, लेकिन मैं कभी उनकी तरफ रुख नहीं करता, दिन रात बैठा पढ़ता रहता हूं। और उस पे भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। अरे मुझे तो 2-3 साल ही लगते हैं, तुम जिंदगी भर इसी दर्जे में पढ़े समझते रहोगे। इसीलिए कहता हूं लाला, अगर तुम्हें खेलकूद में उम्र जाया करना है तो भाई ऐसा करो, वापस गांव चले जाओ। दादा की गाड़ी कमाई के पैसे क्यों लुटाते हो जी? भाई साहब उपदेश देने की कला में पड़े रहते, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर है, लेकिन इतनी मेहनत के नाम से मुझे चक्कर आते थे। भाई साहब की बातें सुन मेरे सारे हौसले पस्त हो जाते, निराश हो जाता है, निराशा के मारे आंसू बहाने लगता और सोचता इससे तो अच्छा है कि मैं वापस अपने गांव चला जाऊं। और जो काम मैंने बूते का नहीं है उसमें अपने हाथ डाल के अपने जीवन को बर्बाद करिए। लेकिन 2 ही 4 घंटों में निराशा के बादल छट जाते और अब मैं पक्का इरादा कर लेता, खूब जी लगा के पढ़ाई करूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालूंगा। भाई बगैर कोई नक्शा बनाए, बगैर कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल बनाते वक्त खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाए। प्रातःकाल उठ 6 बजे नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा यूं ही हॉस्टल के बाहर टहलना, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, मैदानों की हरियाली, वो हवा के मंद मंद झोंके, वो फुटबॉल की दौड़-भाग, गोल, वो कबड्डी के दांव पेच, कबड्डी, वो वॉलीबॉल की उछल कूद, अज्ञात और अनिवार्य रूप से मुझे वहां मैदान में खींच लेता और वहां मैदान में पहुंचकर मुझे किसी बात की फिक्र न रहती। वो जानलेवा टाइम टेबल, वहां खोड़ पुस्तकें, कुछ भी याद न रहती। और भाई साहब को फिर मेरी नसीहत और वजीहत करने का अवसर प्राप्त हो जाता। मैं भाई साहब के साय से भी भागता, अपने ही कमरे में इस तरह दबे पैर दाखिल होता जैसे कोई चोर घुस रहा। भाई साहब की आंख मेरी तरफ उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पे एक नंगी तलवार से लटकती महसूस होती, लेकिन फिर जिस तरह मौत और विपत्ति के बीच भी इंसान माया और मोह के बंधनों में जकड़ा रहता है,
ठीक उसी तरह भाई साहब की इतनी लगाट और फटकार के बावजूद मैं खेल कूद कर तिरस्कार न कर पाता। खैर साहब, समय का बढ़िया हुआ, सालाना इम्तिहान हुए, नतीजे सुनाए गए और भाई साहब फेल हो गए। भाई साहब पास हो गया और तो और दर्जे में अव्वल आया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ में लूं, उनसे कहूं कि क्या भाई साहब आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूं। लेकिन बेचारे भाई साहब इतने दुखी और मायूस थे कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का विचार ही मुझे लज्जत तक जाता। हाँ, एक बड़ा अवश्य हुआ कि मेरी स्वच्छंदता बढ़ी, मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। अब मैं खुल्लम खुल्ला खेल कूद में शरीक होने लगा। मेरा दिल मजबूत था, इरादा था कि अगर भाई साहब ने दोबारा मेरी फजीहत की तो उनसे साफ साफ कह दूंगा कि क्यों भाई साहब आपने अपना खून जलाकर तो हमसे तीर मार लिया, मुझे देखी मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आया हूं। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर न था। भाई साहब इस बात को भांपते, उनकी सेहत बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं सुबह का सारा समय गुल्ली डंडे की फेंककर ऐन भोजन के वक्त अपने कमरे में दाखिल हुआ तो भाई साहब ने तलवार खींच दी। देखता हूं इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है। अरे लाला, अभी तो तुमने केवल एक दर्जा पास किया और अभी से तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। बताइए, उसके चरित्र से आपने कौन सा सबक सीखा, या बस यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का राजा था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत हो रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। संसार में ऐसे अनेकों राष्ट्र हैं जो उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, उनका स्वाधीन है, लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महिम उसे कर दिया करते थे। न जाने कितने देवी देवता उसके दास थे, आग और पानी के देवता तक उसके गुलाम थे। और उसका अंजाम क्या हुआ? कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला न बचा। घमंड से उसका नामो निशान मिटा दिया। इसीलिए कहते हैं लाला, इंसान जो कुकर्म चाहे करे लेकिन अहंकार न करे। इतराए नहीं, अहंकार किया और दीन और दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे ये गुमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त और कोई। अंजाम क्या हुआ? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिरों ने भी घमंड किया, भीख मांग मांग कर मर गया। फिर लाला, तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और तुम्हारी ये हालत है, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। और तुम ये ना समझ लेना कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए हो ना, यूं समझ लो कि अंधे के हाथ बटेर लगे। लेकिन लाला, बटेर केवल एक बार हाथ लगती है। अरे कभी कभी तो गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वो होता है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। और तुम मेरे फेल होने पर तो जाना मत। जब तुम मेरे दर्जे में आओगे और अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जमाना पड़ेंगे तो दांतों से पसीना आ जाएगा। इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। अरे इन अंग्रेजों के नाम याद रखना क्या आसान बात है? 8 तो हेनरी ही गुजरे।
कौन सा कांड किस हेनरी के काल में हुआ था ये याद रख लेना आसान काम नहीं। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिख दिया, सफा चट, सब नंबर गायब, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। तुम हो किस ख्याल में? दर्जनों जेम्स हुए, दर्जनों चार्ल्स, कौनियों विलियम्स। अरे दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। मैं कहता हूँ इन अभागों को नाम भी न छूटते थे, एक ही नाम के पीछे द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम लगाते चले जाते हैं। अरे मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। आ बा जा की जगह आ जा बा लिख दिया, सब नंबर गए। अरे मैं कहता हूँ कोई एक निर्दयी मुमतहिनों को समझाए कि भाई क्यों जरा सी बात के पीछे मासूम बच्चों का खून चूसते हो। मैं कहता हूँ आपने आ बा जा लिखा है, आ जा बा क्या फर्क पड़ता है? आपने दाल भात रोटी खाई या रोटी भात दाल, क्या फर्क पड़ता है? नहीं साहब, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि बच्चे इसका अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटन का नाम शिक्षा रखो। अरे मैं कहता हूँ बेसिक वैध किताबों को पढ़ाने से फायदा, इस रेखा पर वाले तो आधार लंब से दोगुना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन? अरे दोगुना हो जाए, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी वजह से, मगर नहीं साहब, अगर पास होना है तो ये सब खुराफात याद करना पड़ेगी। क्या समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम। अब साहब आप कॉपी खोले, कलम अपने हाथ में लिए बैठ के इनके नाम को। अरे भाई कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है, इससे मनुष्य के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का स्नेह उसमें बरसने लगता है, उसके कारोबार में उन्नति होती है। अब इतनी जरा सी बात जो एक वाक्य में कही जा सकती है उसके पीछे 4-4 पन्ने रखने से मतलब? अरे मैं तो ऐसे हिमाकत कहूंगा ये समय का दुरुपयोग है कि कोई बात जबरदस्ती पूछ दी जाए। मगर नहीं साहब, अगर पास होना है तो 4 पन्ने आपको रंगने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे रंगिए, और पन्ने भी पूरे फुल एस्केप आकार के। अनर्थ तो यह है कि कहते हैं संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक है साहब, संक्षेप में 4 पन्ने में नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिख पाते। अरे ये तो वही बात हुई कि तेज भी चली और धीरे धीरे भी, है ना उल्टी बात। बच्चा ये बात जानता है, लेकिन अध्यापकों को ये बात समझ में नहीं आती। उस पर दावा है कि हम अध्यापक। समझ रहे हो लाला? इसीलिए कहता हूं लाख फेल हो गया हूं, तुमसे बड़ा हूं, जो कुछ कहता हूं उसे गिरह बांध लीजिए, नहीं तो पछताइएगा। चले गए। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो भगवान जाने ये उपदेश वाला कब समाप्त होगी। भोजन मुझे आज निस्वाद लगा, सोचने लगा पास हो जाने तो ये तिरस्कार हो रहा है, तो अगर मैं फेल हो गया होता तब तो मेरे प्राण। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र मेरी आंखों के सामने खींचा था, उसने मेरे सारे हौसले पस्त कर दिए। स्कूल छोड़कर क्यों नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन फिर भी भाई साहब की इतनी घुड़कियों और डांट हड़ताल के बावजूद पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बची रही। खेल कूद का कोई भी अवसर अपने हाथ से जाने न देता, पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, केवल इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। खैर साहब, समय का पहिया घूमा, फिर सालाना इम्तिहान हुए, फिर नतीजे सुनाए गए और भाई साहब फिर हो गए। और मैं फिर पास हो गया और दर्जे में फिर बुलाया। मुझे नहीं मालूम कैसे मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था, कोर्स का अक्षर रट गए थे। 10 बजे रात तक उधर, 4 बजे सुबह से उधर, स्कूल जाने से पहले, स्कूल से आने के बाद मुद्रा क्रांति हीन हो गई थी, लेकिन बेचारे फेल हो गए। जब नतीजे सुनाए गए तो बेचारे भाई साहब रो पड़े। मैं भी अपने आंसुओं को रोक न सका, अपने पास हो जाने की खुशी आधी रह गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना अफसोस ना होता। लेकिन विधि का लिखा कौन डाल सकता है? भाई साहब और मेरे बीच अब केवल
एक दर्जे का फासला रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उत्पन्न हुई कि अगर भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊं, फिर वो किस अधिकार से मुझे डांटेंगे। लेकिन इस कमीने विचार को उसी वक्त मैंने बलपूर्वक अपने हृदय से बाहर निकालकर फेंक दिया। भाई चाहे जो भी हो, वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। उस वक्त मुझे अवश्य प्रिय लगता है, लेकिन कौन जाने ये भाई साहब की लताड़ और फटकार का ही नतीजा हो कि मैं इतने अच्छे नंबरों से इस तरह दनादन पास होता जाता हूँ। खैर चाहे जो भी हो, भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। शायद वो ये बात समझ गए कि अब उन्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार रहा नहीं, या रहा भी तो बहुत कम। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाके भी भाई साहब ने धीरज से काम किया। मैं भी भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा और मैं खुल्लम खुल्ला खेलकूद में शरीक होता था। पहले तो भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी जाता था। मुझे ये धारणा हो गई थी कि भाई मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। और अब मुझे कनकौवे उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया था, और इसलिए अब मेरा सारा दिन पतंगबाजी की इवेंट होता था। लेकिन फिर भी मैं भाई साहब को इस बात का अंदेशा न होने देना चाहता था कि उनका आदर, लिहाज, अदब, सम्मान मेरी नजरों में कम हो गया है, और इसलिए कन्ने देना, मांझा बनाना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां करना जैसे गंभीर मसले गुप्त रूप से हल किए जाते थे। और एक दिन संध्या समय मैं अपने हॉस्टल से बहुत दूर एक कटा हुआ कनकौवा लूटने के लिए बेतहाशा भागा जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे आकाश से कोई आकाशगामी पतंग बड़ी गति से झूलता हुआ अपने पतन की ओर चला जाता है। पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड लगे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ा चला आता था। ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा विरक्त भाव से स्वर्ग से निकलकर नए संस्कार ग्रहण करने को चली जाती है। सभी बच्चे ऐसा लगता था जैसे उस पतंग के साथ आसमान में तैर रहे हैं, जहां सब कुछ समतल है, न मोटरें हैं, न ड्रामे हैं, न गाड़ियां हैं। कि एकाएक किसी ने मेरा हाथ पीछे से पकड़कर खींच लिया। मैं समझ गया ये उसी झुंड के किसी उद्दंडी बालक का काम है। मुझे बहुत क्रोध है। भाई पतंग लूटने के भी आदाब हुआ करते हैं। आप स्वयं चाहे जितना तेज दौड़ ले, दूसरे खिलाड़ी का हाथ पकड़ के पीछे आप नहीं खींच सकते। मैंने तय किया कि इसके पैर ठिकाने लगाऊंगा, इसे एक झापड़ रसीद कर देता हूं। इरादा पक्का करके ज्यों ही पीछे मुड़ा, भाई साहब एक ढेले भर के कनकौवे के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें कम से कम इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम निचली जमात में नहीं बल्कि 8वें दर्जे में आ गए हो और मुझसे महज एक दर्जा नीचे हो। एक जमाना था जब 8वीं दर्जा पास करके लोग नया तहसीलदार बन जाते थे। कितने ही मिडलचियों को तो मैं जानता हूं जो आज आला दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही मिडलची हमारे देश के आला लीडर हैं, बड़े बड़े समाचार पत्रों के संपादक हैं, एक से बढ़कर एक विद्वान उनके मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में पहुंचकर एक 2 कौड़ी के कनकौवे के लिए बाजारी लड़कों के साथ दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी कम अकली पर शर्म आती। तुम ज़हीन हो, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन मैं कहता हूं ऐसा ज़हीन किस काम का जो इंसान को अपने गौरव की हत्या करने पे मजबूर कर दे। अरे कुछ तो इंसान को अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। जानता तुम अब ये समझने लगे हो कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और भाई साहब को मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा। लाला, इस गलतफहमी में ना रहना। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। कितना? 5 साल। और चाहे कल को तुम पूरी दुनिया की विद्या क्यों ना पढ़ लो, मैं हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा रहूंगा। मुझे दुनिया का तजुर्बा तुमसे ज्यादा रहेगा हमेशा, और हमारे इस फर्क को तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। जानता तुम ये समझते हो कि अगले साल तुम मेरे बराबर आ जाओगे, और अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो बेशक अगले साल तुम मेरे बराबर आ जाओगे। उससे 1 साल बाद शायद मुझसे आगे भी निकल जाओ।
लेकिन चाहे कर दो तो मैं डिफिट डिले ही क्यों ना कर लो, मैं तुमसे बड़ा हूं और जिंदगी भर रहूंगा। अब हमारी अम्मा ने तो कोई दर्जा पास नहीं किया और गांव में हमारे दादा भी शायद 5वीं जमात से आगे ना गए होंगे, लेकिन उन्हें हमें संभालने और सुधारने का अधिकार जिंदगी भर रहेगा। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें जिंदगी का तजुर्बा हमसे तुमसे कहीं ज्यादा है। चाहे उन्हें ये न मालूम हो कि 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए, अमेरिका में किस राज्य की व्यवस्था कैसी है, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जो वो मुझसे तुमसे बेहतर जानते हैं। ईश्वर न करे अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, सिवाय इसके कि भागते दादा को तार दे दे, तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी जगह दादा हूं तो न बदहवास हो न घबराएं, पहले स्वयं मर्ज पहचान कर इलाज करें। अगर उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को दिखाएं। अरे लाला बीमारी तो बहुत बड़ी बात है, हम और तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर किस तरह चलाया जाए। जो कुछ दादा भेजते हम उसे 20-22 तारीख तक खर्च कर देते हैं, फिर फाके होने लगते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, नाई से धोबी से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना पैसा आज दादा हमें भेजते हैं उससे आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ बिताया है, एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें कुल मिला के 9 आदमी थे। तो ज्यादा दूर क्यों जाते हो, अपने हेडमास्टर साहब को ले लो, एमए है कि नहीं, वो भी यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, लेकिन उनके घर का प्रबंध कौन संभालता है, उनकी बूढ़ी माँ। यहाँ आके उनकी डिग्री फेल हो गई, पहले प्रबंध अपने हाथ में रखते थे, पैसा पूरा पड़ता था, कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, मानिए घर में लक्ष्मी आ गई है। इसीलिए कहता हूँ लाला, मेरे देखते तुम बेराह न जाने पाओगे, और अगर तुम अच्छे से नहीं मानोगे तो मैं इसका प्रयोग करना भी जानता हूं। इस समय मेरी बातें तुम्हें जहर लग रही होंगी। भाई साहब की इस नई युक्ति के आगे मैं नतमस्तक हो गया। मुझे अपनी लघुता का एहसास हुआ। भाई साहब के प्रति मन में श्रद्धा जागी। सजल आंखों से भाई साहब से कहा, नहीं भाई साहब, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त है, आपको मुझे संभालने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा भाई साहब। भाई साहब ने मुझे अपने गले से लगा लिया और बोले, अरे पगले, मैं तंतुए उड़ाने के लिए मना थोड़े ही करता हूँ, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन जरा सोच, अगर मैं खुद बेराह चलूंगा तो तुझे इस तरह संभालूंगा। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौआ हमारे सर पर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, पीछे पीछे लड़कों का एक झुंड उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा आता था। भाई साहब को न जाने कैसे जी, लंबे तो वो थे ही, उन्होंने लपक के वो डोर थाम ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागे, पीछे पीछे मैं भागा। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, पीएमजी शिक्षा कला शोध समिति की युक्तार्थ द्वारा बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद के नाटक का ये प्रस्तुतिकरण है। युक्तार्थ के लिए करतल ध्वनि है या इन श्रोताओं के लिए, सबसे पहली करतल ध्वनि तो हम चाहेंगे आप सबके लिए, आप सबके अंदर जो कला के तत्व विद्यमान थे, जिन्होंने पूरे समय युक्तार्थ की कला साधना को बहुत ही शांत भाव से सुना, उसे देखा और उसे अपना स्नेह, अपनत्व और आशीर्वाद प्रदान किया। युक्तार्थ ने 2 चरित्रों का जिस भाव से निर्वहन किया, वो दोनों चरित्र उसके अंदर के कलात्मक पक्ष को बहुत गंभीरता और श्रेष्ठता से अभिव्यक्त करते हैं। युक्तार्थ और उनकी कला के प्रति हृदय से अभिवादन। और अब चाहेंगे कि युक्तार्थ जी कृपया मंच पर आए। एक बार युक्तार्थ के लिए करतल ध्वनि से हम उनका अभिवादन करेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे, शुभकामनाएं समर्पित करेंगे। अनंत संभावनाएं कला की, लगभग 750 से अधिक अभिनय प्रस्तुत करने वाले युक्तार्थ सादर आमंत्रित है मंच पर सम्मानीय नित्य निरंजन खंपरिया जी, पीएमजी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश दुबे जी,
गुंजन कला सदन के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर आनंद तिवारी जी, अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध कला मर्मज्ञ माननीय जादूगर एस के निगम जी, मंच के मध्य सम्मानीय पंडित कामता तिवारी जी अपनी भावनाएं इस मंच पर। युक्तार्थ की इस प्रस्तुति पर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई और बचपन की 2 लाइनें याद आ गई कि रटत रटत रट्टू रटे, रटत रटत रट्टू रटे करे नींद को भंग, रटत रटत रट्टू रटे करे नींद को भंग और शंकर जी की कृपा से पास होए हुड़दंग। युक्तार्थ के अभिनय में जीवंता, प्रभावशीलता और पात्रों को जीने की जो कलात्मक क्षमता थी, हम उसका आज अभिवादन करते हैं। युक्तार्थ ने अपनी कला के माध्यम से मनुष्य के अंतर्मन की विभिन्न संगति, विसंगति, अहंकार, उसकी टूटन, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका उत्सव, उसका उल्लास, सबको अभिव्यक्त करने का सार्थक प्रयत्न किया है। आज इस मंच पर अभी कुछ क्षण पूर्व अत्यावश्यक कार्य से माननीय विधायक विनय सक्सेना जी युक्तार्थ के लिए मिष्ठान प्रस्तुत करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। उन्होंने शुभकामनाएं समर्पित की हैं। मंच पर है नितिन रंजन खब्बरिया, डॉक्टर प्रकाश दुबे जी, जादूगर निगम जी, कामता तिवारी जी, डॉक्टर आनंद तिवारी जी। और आज के इस अवसर पर पीएमजी परिवार द्वारा युक्तार्थ का अभिवादन, अभिनंदन। एक एक शब्द ऐसा लगा जैसे शब्दों में जो प्रवाह है, जो उनकी अभिव्यक्ति थी, उसने पूरे नाटक को जीवंतता प्रदान की। प्रस्तुतिकरण का और हाव भाव का वो पन, नाटक की गूढ़ता और गंभीरता की वो अभिव्यक्ति युक्तार्थ की कला में हम सबने अनुभूति की। ईश्वर से प्रार्थना है कि युक्तार्थ अपनी कला में और सफल हो, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस अवसर पर हम विशेष रूप से मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं माननीय श्री प्रतुल श्रीवास्तव जी को। प्रतुल श्रीवास्तव यानी युक्तार्थ के पिता, और प्रतुल श्रीवास्तव यानी देश के लोक कला मर्मज्ञ, भाषा विज्ञानी डॉक्टर पूरनचंद श्रीवास्तव की चिरंजीव। ये विरासत में कला का भाव, कला का प्रस्तुतिकरण हम सब के लिए प्रेरक है। मंच पर आमंत्रित है माननीय श्रीमती विमला श्रीवास्तव। आंखें नम हो गई बेटे की इस प्रस्तुति को देखकर। सादर आमंत्रित है, शीघ्रता से मंच पर आए विमला श्रीवास्तव। विलक्षण कला, विलक्षण प्रस्तुतिकरण। एक और महत्वपूर्ण बात, आज तो हमने बड़े भाई साहब और छोटे भाई साहब का अभिनय देखा। एक ऐसा भी दिन आया जब युक्तार्थ ने एक दिन में 2 अभिनय प्रस्तुत किए, 2 नाटक, वो भी मुंबई में। सबसे पहले उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर एकल अभिनय किया। दोपहर में स्वामी विवेकानंद पर पूरा का पूरा एकल अभिनय, और उस एकल अभिनय को दर्शकों ने सराहा। और शाम होती है मौलाना अबुल कलाम आजाद पर एक अभिनय। दोनों पात्रों को एक दिन में जीते हुए तदनुसार दर्शकों के मध्य में अभिव्यक्त करना, ये युक्तार्थ की कला कौशलता का प्रमाण है। अभिनंदन है युक्तार्थ। इसी क्रम में अलंकरण सम्मान
मंच पर माननीय अतिथिगण, अलंकरण सम्मान सादर आमंत्रित हैं आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी। एक पिता के रूप में कला मर्मज्ञ, व्यंग्य शिल्पी, साहित्य साधक, संगठक के रूप में उनका अपना जीवन दर्शन है। जो भाव युक्तार्थ ने कला के माध्यम से अभिव्यक्त किए, आदरणीय प्रतुल भाई शब्दों के माध्यम से समाज को सापेक्ष दिशा प्रदान कर रहे हैं। हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं इस अवसर पर अपनी बात हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। और बड़े भैया चुपचाप बैठ जाते, काहे को घबरा रहे हो, सभी अपने भैया हैं। सभी को नमस्कार। राजेश पाठक जी मेरे छोटे भाई हैं और कभी कभी नहीं, हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो तो मेरे साथ जरूरत से ज़्यादा विशेषों का उपयोग कर लेती है। जितनी प्रशंसा उन्होंने यहाँ की तो मैं नहीं समझता कि वो, मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होने लगता उनकी बात सुन के, क्या मैं ऐसा हूँ। बहुत अच्छी बात है। युक्तार्थ अपना दिवाली मनाने के हिसाब से 4-5 दिन के लिए अपने घर जबलपुर आया और जब लोगों को जानकारी मिली, उनके मित्रों को, प्रशंसकों को, सारे लोगों को, तो बहुत से लोगों ने इच्छा व्यक्त की कि भाई यहाँ पर आए हो तो एक नाटक हम लोग देखना चाहते हैं। समस्या ये हुई कि नाटक में तो बहुत से लोग होते हैं, कई पात्र होते हैं, मेकअप मैन होता है, डायरेक्टर होते हैं, सेट बनाया जाता है और युक्तार्थ अकेला यहाँ पर आया है। तो ऐसा क्या किया जाए, लोगों को निराश भी नहीं करना चाहता था। तो एक बात सामने आई कि वो बड़े भाई साहब मोनोलॉग है, दोनों भाइयों का रोल युक्तार्थ ही करता है, उसमें मेकअप भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेट भी नहीं है, तो बड़े भाई साहब यहाँ पर कर देते हैं। तो अपने चाहने वालों के लिए उसने यहाँ बड़े भाई साहब प्रस्तुत किया। वैसे जैसा राजेश पाठक जी ने बताया, देश भर में 750 से अधिक नाटक वो कर चुका है। कुछ नाटक 50 से ज़्यादा भी संख्या में देश भर में यहाँ वहाँ जो प्रस्तुत हुए उसकी हो चुकी है। एक बात मुझे युक्तार्थ की अच्छी लगी, अपने जबलपुर नगर के बारे में जो उसने अपने पिछले यहाँ पर जो शो किया था उसमें भी कहा था कि जबलपुर नगर के लिए वो निःशुल्क है। जब भी लोग चाहेंगे अपनी संस्था के लिए, चैरिटी के लिए, किसी भी काम के लिए, तो वो व्यक्तिगत रूप से अपने खुद के लिए कोई भी पैसा नहीं लेगा। मेकअप मैन का, डायरेक्टर का, अन्य कलाकार जो हैं उनकी बात अलग है, लेकिन ये एक अच्छी बात है जो बिना किसी प्रेरणा के स्वतः उसके मन में आई। मैं आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में जबलपुर नगर का वो गौरव बढ़ाएगा और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो सब भी उसके गौरव से गौरवान्वित होंगे। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पर आए, नाटक देखा, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई रमेश पुरुषवानी जी बैठे हुए हैं, बहुत व्यस्त हैं इन दिनों वो, उसके बाद भी वो आए, वो अभी तक बैठे हैं। मैं उनको सादर यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ, कृपया यहाँ ऊपर आए। राजेश जी, आप अपना काम संभालें। जबलपुर में क्रियाशील अनेकांत, गुज्जर कला सदन, मंथन श्री, जागरण साहित्य समिति, जागरण संगीत, अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद, पाथेय संस्था और समस्त संस्थाओं की ओर से श्रीमती रश्मि पाठक युक्तार्थ का शाल और पुष्पहार से अभिनंदन करेंगी। एक बार तालियों के साथ युक्तार्थ के लिए।